नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इको सेंसिटिव जोन के बारे में, जिन्हें पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है, या फिर आपको एक शब्द और मिलेगा, दैट इज ESZ। तो ये शब्द भी आपको देखने मिल सकता है, ESZ, या फिर इको सेंसिटिव जोन ही लिखा होता है, या किसी केसेस में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये क्यों बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये अभी काफी चर्चाओं में है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी इसके ऊपर आया है, तो इस चीज को आज हम समझेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इको सेंसिटिव जोन के बारे में, इको सेंसिटिव जोन में होने वाली गतिविधियों के बारे में। ये अगर हम बात करें इको सेंसिटिव जोन, बहुत ही सरल शब्दों में बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी राष्ट्रीय उद्यान, किसी अभ्यारण्य या फिर आपका जैव मंडल के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जहां पर वो आपका नेशनल पार्क खत्म हो रहा है या फिर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य खत्म हो रहा है, उसके आसपास एक शॉक एब्जॉर्बर जोन होता है, या फिर हम एक संक्रमण क्षेत्र बोल सकते हैं, जहां पर कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रतिबंध जो है वहां के जो रहने वाले मानव हैं उनके लिए बाधा का कार्य बन रहा है। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वर्डिक्ट पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पिछला जो वर्डिक्ट दिया था उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने को कहा था, अभी कुछ चीजें जो है हटाई गई हैं, तो उसी चीज को आज समझने वाले हैं। तो आज हम इको सेंसिटिव जोन के बारे में भी समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है उसके बारे में भी समझेंगे, इससे जुड़ा हुआ अधिनियम कौन सा है उसके बारे में भी समझेंगे, और आपका थोड़ी सी समझ बफर जोन क्या होते हैं, कोर जोन क्या होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी में इको सेंसिटिव जोन आपका एक अलग से टॉपिक भी है, लेकिन अभी चर्चाओं में है, इसलिए टॉपिक हमने लिया। तो शुरू करेंगे, उससे पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि स्टडी IQ IAS हिंदी का जो फाउंडेशन बैच है वो बैच नंबर 4 में आप एडमिशन ले सकते हैं। 30 अप्रैल तक शाम से 6 बजे से क्लासेस रहती हैं, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। लगभग 1000 आवर से ज़्यादा की क्लासेस हैं इसमें, और ये लाइव बैच है जो हिंदी माध्यम के लिए ही है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। प्रीलिम, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए जरूरी है, आप मेरा कोड यूज करेंगे मनीष लाइव, तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो शुरू करेंगे। इसके अलावा कोई भी तरह के डाउट्स आते हैं, कहीं पर भी लेक्चर रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या फिर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेल ID है, दिस इज ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या ऊपर टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो हम बात कर रहे हैं, द हिंदू का एक आर्टिकल आया था, उससे हमने यहाँ पे ये चीज ली है कि सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज जजमेंट ऑन इको सेंसिटिव जोन अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो भी संरक्षित वन होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं ESZ, ये किसके आसपास होता है, तो या तो ये किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास होगा, संरक्षित वनों के पास, या फिर अभ्यारण्य के पास, या फिर आपका राष्ट्रीय उद्यान के पास, और या फिर जैव मंडल के पास। इनके पास का जो क्षेत्र होता है उसको आप क्या कहते हैं, इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम समझने वाले हैं कि भाई इको सेंसिटिव जोन्स या फिर पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को मॉडिफाई क्यों किया है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज चर्चा में क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुधवार के दिन देश भर में संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास न्यूनतम 1 किलोमीटर के अनिवार्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए अपने फैसले को संशोधित किया है। वैसे देखिए ESZ जो होता है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या फिर आपका जैव मंडल, उसके आसपास के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई क्या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य या जैव मंडल पहले से संरक्षित नहीं होते हैं? तो वही संरक्षित होते हैं, लेकिन इसके लिए आप पहले एक डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस डायग्राम को पहले देख लेते हैं। देखिए ये होता है एक, हम राष्ट्रीय उद्यान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो भाई ये राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है, या आप इसी की जगह जैव मंडल की भी बात कर सकते हैं, या किसी अभ्यारण्य की भी बात कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनको कहा जाता है। जैव मंडल को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क्स कहा जाता है। तो इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इनमें 3 जोन होते हैं। एक कोर क्षेत्र होता है, कोर जोन, फिर एक बफर जोन होता है जिसको बफर क्षेत्र ही कहा जाता है, और ट्रांजिशन एरिया होता है जिसको संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। इस 3 तरीके के क्षेत्र में कोई भी जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर संरक्षित वनों का क्षेत्र होता है। तो इसमें एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक आपको जो हरे रंग का दिख रहा है
ये कैसा क्षेत्र है? कोर क्षेत्र है। इस कोर क्षेत्र में बताया जाता है कि भाई जो जीव हैं, जैसे यहां पर जो वन है, वन संपदा, और जो जंतु हैं, वन्य जीव और जंतु, जैसे कोई शेर रह रहा है, कोई बारहसिंगा रह रहा है, या फिर कोई हाथियों का संरक्षण किया जा रहा है, तो ये सारी चीजों को अपने स्वरूप में, अपने प्राकृतिक आवास में रहने दिया जाता है। इसको इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। मतलब ये जो होता है, एक तरीके के दो आपके संरक्षण होते हैं, जिसमें एक आपने इन सीटू कंजर्वेशन सुना होगा, एक एक्स सीटू होता है। बाह्य स्थले या अंतरस्थले या स्वस्थले जो होता है कि जानवर को जहां पे वो रहता है वहीं पे संरक्षण दे दो, यहाँ पे इंसानों को नहीं जाने दो, यहाँ फैक्ट्रियां मत खोलो, यहाँ पर किसी भी तरह से कोई व्यापारिक कार्य ना करो, तो जानवर जैसे रह सकता है उसको उसी जगह पे रहने दिया जाता है। तो इनको कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य। लेकिन कई बार क्या किया जाता है, वहां पे कृत्रिम आवास किया जाता है। तो कृत्रिम आवास की जगह जो होती है उसमें आपने देखा होगा बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं, या फिर आपका जू होता है, चिड़ियाघर, या फिर आपका सीड बैंक, या फिर आपका स्पर्म बैंक, ऐसे अलग अलग जगह जो है मानव निर्मित होती हैं कृत्रिम तौर पर, जहां पे संरक्षण किया जाता है। तो जहां पे प्राकृतिक तौर पे संरक्षण किया जा रहा है वहां पे एक कोर क्षेत्र होता है। यहाँ पे अगर कोई बाघ घूम रहा है, या कोई शेर घूम रहा है, या चीता घूम रहा है, तो इसको यहाँ घूमने दिया जाएगा। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होता है कि आम जनता नहीं जाएगी, कोई रिसर्च नहीं होगा, कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र को बफर क्षेत्र कहा जाता है। बीच वाला कोर क्षेत्र है, यहाँ पे कोई छिड़कानी नहीं होगी। इससे जो बाहरी क्षेत्र है वो है बफर क्षेत्र। कई इसमें भी आम जनता को जाने का अलाउड नहीं था, लेकिन कोविड के बाद कुछ राष्ट्रीय उद्यानों ने एक योजना चालू की थी कि भाई टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, जिसको कहा जाता है बफर में सफर। बफर में सफर का मतलब यही है कि भाई पहले बफर क्षेत्रों में आम जनता को या टूरिस्टों को, कभी जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान वगैरह या जीवों को देखने, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता था, उनको संक्रमण क्षेत्र में ही घुमाया जाता था। लेकिन अब ये धीरे धीरे अलाउड किया गया है कई जगहों पे। तो बेसिकली इसमें कुछ कुछ गतिविधियां होती हैं। यहाँ पर वानिकी के कोई स्टूडेंट है, कोई फॉरेस्ट की स्टडी कर रहा है या जीवों का अध्ययन कर रहा है, तो वो इन क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ परमिशन मिलती है, उसके बाद वो यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो एजुकेशनल और ट्रेनिंग, मतलब यहाँ पर परीक्षण दिया जाता है या शिक्षा दी जाती है, या फिर रिसर्च भी यहाँ पर करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर रिसर्च का जो क्षेत्र होता है, वैसे यहाँ पर भी रिसर्च होता है, लेकिन बहुत ही एक न्यूनतम समय होता है जिसमें जानवरों को परेशान ना किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई ट्राइब्स रहती है, कोई जनजाति रहती है, तो उस जनजाति को उसके प्रारूप मतलब जैसे जैव मंडल जो होता है उसमें उन प्रजातियों को भी रहने दिया जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे प्रजाति रह सकती है, थोड़ा बहुत पर्यटन हो सकता है, शिक्षा का कार्य हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकती है, रिसर्च अनुसंधान हो सकता है। बाहरी क्षेत्र में सारी चीजें अलाउड होती हैं, जितने टूरिस्ट आएंगे वो यहाँ पर आराम से घूमते हैं। तो ये जो बफर क्षेत्र है इसमें कुछ प्रतिबंध हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ कुछ नेशनल पार्क्स ने इसको टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए प्रमोट करने के लिए खोला है। अब देखो क्या हुआ, 2002 के समय हमने क्या किया, भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनने लगे, या वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, ये भी नोटिफाइड होने लगे थे। तो 1972 में हमारे यहाँ एक एक्ट आया था जिसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, या आपका वन्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसको कहा जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी, उसके बाद भारत में वन्य जीवों के लिए भी संरक्षण के लिए अलग अलग नियम बनाए गए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बोला जाए कि क्या हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान 1972 के बाद बनना चालू हुए, तो ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ उससे भी पहले थे। कई ऐसी जगहें हैं, चाहे आप कॉर्बेट के बारे में पढ़ें, जिम कॉर्बेट के बारे में, आज़ादी से पहले राष्ट्रीय उद्यान था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, इसको जैव मंडल 1986 में घोषित किया गया। तो ऐसे कई हमारे क्षेत्र आपको देखने मिलते हैं जो अलग अलग समय पर रहे हैं। तो आपके भारत के अंतर्गत अलग अलग जैव मंडल भी रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी रही हैं, आपका नेशनल पार्क्स भी रहे हैं। तो इनको संरक्षण दिया गया, लेकिन धीरे धीरे एक्ट के माध्यम से इनको और संरक्षण किया गया। अगर कोई इन नियमों को तोड़ेगा तो उस पर आपराधिक मामला चलेगा, कई तरह की सजाओं का प्रावधान आया। तो 1972 में एक्ट आया, लेकिन 2002 में एक विशेष गतिविधि हुई जब बात की गई इको सेंसिटिव जोन की, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, कि भाई हमने इसमें संरक्षण तो दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करें, इको सेंसिटिव जोन बनाएं, इन नेशनल पार्क से आसपास के क्षेत्र को 10 किलोमीटर तक और संरक्षित कर दें। कि भाई इस जानवर को पता है कि भाई इस जानवर को तो ये नहीं पता है ना कि हम बफर जोन से या ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र से बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, हमारा क्षेत्र है। तो इसीलिए इको सेंसिटिव जोन बनाया गया कि भाई मानव और पशुओं के बीच में जो संघर्ष है वो कम हो। तो इसीलिए इसके आसपास के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को और संरक्षित किया गया और उसको दे दिया गया नाम ESZ,
अब ESZ का जो एक तरीके से अपडेट आया 2002 में आया, उसके बाद धीरे धीरे नेशनल पार्क्स के आसपास में कई तरह की गतिविधियां, जैसे खनन हो सकता है या कोई दूसरी तरह का कंस्ट्रक्शंस हो सकता है जिससे जानवरों को नुकसान होगा, तो वो सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद केंद्र सरकार ने भी और केरल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सवालिया निशान खड़ा किया। उसके बाद अभी हाल ही में जो जजमेंट आया है, तो थोड़ा बहुत आपको इको सेंसिटिव जोन समझ में आया कि भाई ये तो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन इनके आसपास के क्षेत्र को और ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब देखिए यहां पे क्या चीज हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो एक निर्णय आया उसमें कहा कि भाई जो संरक्षित वन है या राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के न्यूनतम 1 किलोमीटर के अनिवार्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए अपने फैसले को संशोधित किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन दिया था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अब वो क्या चेंजेस हैं उनको समझेंगे। तो इसमें जो न्यायमूर्ति बैठे हैं उनका नाम ध्यान से याद रख लीजिए। BR गवई ने ये तर्क दिया, क्या तर्क दिया कि ESZ पूरे देश में एक समान नहीं हो सकता है, कि हम पूरे देश में इन सारी जगहों पर 10 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो कहा गया है, कहीं 1 किलोमीटर है, कहीं 2 किलोमीटर है, कहीं 4 किलोमीटर है, इस तरीके से संरक्षण दिया गया है। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 किलोमीटर हो सकती है। तो यहां पर जो कहा गया है, यहां पर आपको देखने मिल रहा होगा न्यूनतम 1 किलोमीटर जो अनिवार्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए अपने फैसले को संशोधित किया है। वैसे हो सकता है 10 किलोमीटर तक, लेकिन 1 किलोमीटर क्षेत्र में भी इन्होंने कुछ संशोधन किए हैं। अब BR गवई साहब का कहना है कि भाई देश में एक समान नहीं हो सकता, कि सारे जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, अभ्यारण्य होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, जैव मंडल होते हैं, उनके आसपास हम ऑलरेडी उनको संरक्षण तो दे ही रहे हैं, बफर जोन, कोर जोन, ट्रांजिशन जोन, उसके बाद भी 1 किलोमीटर तक कई गतिविधियां आपने पूरी ब्लॉक कर दी है। मतलब इस नेशनल पार्क के आसपास का 1 किलोमीटर क्षेत्र वहां कुछ नहीं हो सकता। वहां पे ग्रामीणों के लिए कोई स्कूल नहीं खोला जा रहा है, ना कोई तरह के कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो इस चीज पर BR गवई साहब ने जो है अपने ही मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए हुए डिसीजन को संशोधन करने की बात कही। तो उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र विशेष संरक्षित होना चाहिए, कि किसी क्षेत्र में कुछ ऐसी मांग है तो वहां पर आप अनिवार्य करिए। पूरे भारतवर्ष में जितने भी जगह हैं उन जगहों पर इस तरीके से नहीं किया जा सकता। कुछ तर्क भी दिया अदालत ने कि भाई उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे विवाद क्या हुआ था। तो 3 जून 2022 को एक जजमेंट आया था, ये याद रख लीजिए। ये अभी जजमेंट आया है कब? वेडनेसडे के दिन। अगर हम बात करें तो अभी हम अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो आया ये अप्रैल 2023 में अपने ही डिसीजन जो दिया गया, और ये कब दिया गया? 3 जून। तो अप्रैल 2023 में जो अभी डिसीजन आया है वो किसके ऊपर बोला? 3 जून 2022 को जो शीर्ष अदालत ने संरक्षित क्षेत्रों के लिए 1 किलोमीटर के बफर जोन को शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने का आदेश दिया था, उसको इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, कि भाई जो हम बफर जोन है उसको शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने का जो आदेश दिया उसको नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे हम पूरी तरह से यहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको कोई भी तरह से विकासात्मक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए 3 जून 2022 का जो डिसीजन था उस पर BR गवई साहब की जो बैठक हुई और उस पर निर्णय आया, तो उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। हालांकि केंद्र और केरल सहित कई राज्यों ने जून 2022 के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने भी कहा कि भाई जो डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अनिवार्य रूप से पूरे भारतवर्ष में ESZ को पूरी तरह से सख्ती से फॉलो किया जाए। अब सख्ती से फॉलो किया जाएगा तो इससे काफी नुकसान होगा, क्योंकि आम जनता इससे काफी परेशान होगी जो उस क्षेत्र में रह रही है। उनके पास कोई भी तरह के ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं या फिर उनके पास खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनको जैविक खेती नहीं की जा सकती, जैविक खेती के लिए उनके पास इतने संसाधन ही नहीं है, इतना समय ही नहीं है। तो ऐसी कई चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और जिसमें कहा गया कि न्यायिक निर्देश ने जंगलों की परिधियों में सैकड़ों गांवों को प्रभावित किया है। तो वहां सैकड़ों गांवों को भी प्रभावित किया, वहां रहने वालों को भी प्रभावित किया है। इसके पक्ष को भी देखिए, सहमत होती है। अदालत ने कहा कि ESZ घोषित करने का उद्देश्य नागरिकों का दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डालना नहीं है। दूसरी बात कही, यदि जारी किए गए निर्देश को जारी रखा जाता है तो यह निश्चित रूप से ESZ में रहने वाले नागरिकों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करेगा, और इस प्रकार हम पाते हैं कि दिशा को संशोधित करने की आवश्यकता है। कि हमने जो 3 जून को 2022 में जो डिसीजन दिया था कि अनिवार्य रूप से इसको फॉलो किया जाए, उसमें संशोधन किया जा सकता है ताकि यहाँ की आम जनता को थोड़ा सा फायदा मिल सके। तो ये चीज कही गई, और अदालत ने यह भी कहा कि जून 2022 के फैसले को सख्ती से पालन करने से अच्छे से ज्यादा नुकसान होगा, और एक के लिए मानव पशु जो संघर्ष है वो कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये मैंने आपको क्षेत्र बता दिया। अब देखिए, ये जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं ये किसके तहत नामांकित किए जाते हैं?
तो ये 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके तहत किए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कहीं पर भी ESZ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। 2-3 दिसंबर 1984 में एक घटना हुई थी जिसको कहा जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी। उसके बाद ये एक्ट बनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी। राजीव गांधी सरकार के समय 1986 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 2002 में इको सेंसिटिव जोन को शामिल किया गया और ये जो है इसके तहत पूरा काम करता है। लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कहीं आपसे कोई पूछ ले कि क्या वहां पर कोई नाम दिया गया है ESZ, तो देखिए इसमें कहीं पर भी ESZ नाम नहीं दिया गया है। ये एक चीज याद रखेंगे। किसके तहत आता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आता है। किस मंत्रालय ने इसको अधिसूचित किया था? तो यहां पर आपको दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब यहां पर जो मंत्रालय है वो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसको अधिसूचित किया गया था। ये जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसके तहत आता है और इसी के तहत इको सेंसिटिव जोन्स आते हैं। अब देखिए अदालत के और भी पक्ष रहे, उस पक्षों में देख लीजिए। तो एक ग्रामीण क्षेत्र जो अपने घर का पुनर्निर्माण करने का इच्छुक है, मतलब कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, उसको वहां पे रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो वो तो कर ही नहीं सकता इको सेंसिटिव जोन में, तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उससे उसके जीवन में कहीं ना कहीं असर आएगा कि भाई उसके पास प्रॉपर घर ही नहीं है, कभी कोई जानवर आया तो उसको खाकर चला जाएगा, उसके जानवरों को खा लेगा। तो ये एक पक्ष दिया गया। दूसरी चीज की गई, यदि सरकार ग्रामीणों के जीवन में सुधार के लिए स्कूल, औषधालय, आंगनवाड़ी, गांव के स्टोर, पानी की टंकियां और अन्य बुनियादी संरचनाओं का निर्माण करने का निर्णय लेती है तो ऐसा नहीं होगा अगर इको सेंसिटिव जोन को अनिवार्य कर दिया गया। तीसरा पक्ष जो अदालत का रहा वो यह कहा गया कि राज्य या केंद्र सरकार को सड़कें बनाने से रोका जाएगा और वन्य विभागों के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के आसपास पर्यावरण विकास गतिविधियों का संचालन करना असंभव हो जाएगा। एक और तर्क ये भी आया कि भाई केंद्रीय प्रायोजित योजना वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास, जिससे पर्यावरण विकास गतिविधियों के लिए सहायता शामिल है, ठप हो जाएगी। तो भाई जो सरकारें योजना चला रही हैं इन लोगों को बाहर निकालने के लिए, वो ESZ पर अनिवार्य तौर पर अगर इसको फॉलो किया गया तो उससे नुकसान ही होगा, संघर्ष भी बढ़ेगा और आपका ये कुछ परियोजनाओं को प्रभावित करेगा। राष्ट्रीय और राजनीतिक राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल जो हाईवेज होते हैं या रेलवे होते हैं, रक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे आदि का भी निर्माण अदालत ने देखा कि भाई नहीं हो पाएगा। ये अदालत ने कहा कि भाई ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा एक चीज पर अदालत अभी भी बनी हुई है कि यहाँ कोई भी खनन गतिविधियां नहीं होंगी। तो ये चीज याद रख लीजिए कि भाई हालांकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं होगी। तो किसी भी तरह से यहाँ पे खनन की अनुमति को पूरी तरह से नहीं दिया गया है। लेकिन बाकी चीजों पर अदालत मानी है कि भाई यहाँ पर बाकी जो विकास के कार्यक्रम होने चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर एज इट इज लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये संशोधन अभी किया गया है। तो बेसिकली आप समझ जाइए कि भाई कोई भी वन्य जीव जो है या फिर आपका वन क्षेत्र है या संरक्षित क्षेत्र है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसके लिए जो जोन होता है इसको ESZ कहा जाता है। कब इसको शामिल किया गया? 2002 में। किस एक्ट के तहत आता है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। लेकिन कहीं पर भी इस एक्ट में ESZ शब्द का नाम नहीं है। इसमें मंत्रालय कौन सा है? तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, मतलब आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो इस ESZ में अब कुछ गतिविधियों को परमिशन दे दी गई है और साथ साथ खनन अभी भी अलाउड नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा एक अपडेट आया था, इस चीज को हमने कवर किया। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संबंध में सत्य है? ESZ निर्दिष्ट क्षेत्र है जहां पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा के लिए कुछ मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित है। ESZ निर्दिष्ट क्षेत्र है जहां उद्योगों और खनन गतिविधियों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ESZ निर्दिष्ट क्षेत्र है जहां खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए गहन कृषि और खेती की जाती है, या कोई नहीं? तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे और इसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए या और भी कोई विषय से जुड़ा हुआ। इसके अलावा यूपीएससी का फाउंडेशन बैच स्टडी IQ IS लेकर आया है, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं 30 अप्रैल तक, और 30 अप्रैल जो बैच है ये क्लोज हो जाएगा, तो जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए।
आपको कोड यूज करना है मनीष लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बैच 4 में आप एनरोल हो जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है इन सोशल मीडिया हैंडल पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। धन्यवाद।